गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, जिसको अच्छे से पुनीत और तनु समझाते हैं। और इससे पहले कि वो जो फ्रॉड होने वाला रहता है स्टूडेंट के साथ और स्पेसिफिकली कायरा के साथ, वो सारी चीज़ों के बारे में भी खुलासा होता है और उसे हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करके बचाती है रिद्धि। अब उसके आगे जब कायरा वहाँ से कैंटीन से चली जाती है तो वो बोलती है कि यार एक सेकंड यार, मुझे जाने से पहले ना मैं एक बार रिद्धि मैम से मिलना चाहती हूँ। तो रिद्धि मैम जहाँ लाइब्रेरी में होती है वो वहाँ जाती है और वहाँ पर जाकर जब रश्मि मैम और रिद्धि मैम बहुत ज़्यादा फोकसली अपने पूरे काम पर फोकस कर रही थी, क्योंकि उसे इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी अच्छा करना था और वो उस चीज़ों में पूरे फोकसली कर रही रहती है, तब साइड में आकर बैठ जाती है कायरा। और कायरा आकर एकदम से बोलती है मैम। तो वहाँ पर क्योंकि वो हमेशा से रिद्धि कहती थी, पर उस समय स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो नहीं चाहती थी कि कभी कोई इशू हो। तो वो आराम से बोलती है मैम मुझे आपसे कुछ कहना है। तो रिद्धि कहती है कि हाँ कहो क्या हुआ। तो कहती है आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी, क्योंकि मैं शायद अपनी बचकानी चीज़ों में नहीं समझ पाई कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। हर टाइम आप मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, पर मुझे भी आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। पर सपोर्ट तो छोड़िए, मैं तो बस अपनी ज़िद और अपनी चीज़ों पे लगी रहती हूँ। कभी सोचती भी नहीं हूँ कि आप पे क्या बीतती होगी और आप कैसे हर चीज़ हैंडल करते होगे। आई एम रियली सॉरी। तभी रश्मि बोलती कायरा क्या हो गया है तुम्हें, अभी एकदम से इस तरीके से बोल रहे हो। तो वो बोलती है कि मुझे पुनीत और तनु ने समझाया कि वक्त के साथ सरकमटेंसेस चेंज होंगे, पर उस सरकमटेंसेस को समझ के भी उधर साथ निभाने वाले को ही सच्चा प्यार कहते हैं। तो मैं मैम को खोना नहीं चाहती हूँ, और सच बोलूँ आई कांट अफोर्ड टू लूज हर बिकॉज शी इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इन माई लाइफ। और अगर हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हम कभी खोना नहीं चाहते और मैं इनको कभी खोना नहीं चाहती हूँ। हाँ, कुछ सरकमटेंसेस होते हैं, चीज़ें रहती हैं, मैं वो सब चीज़ें हैंडल करूँगी, पर इन्हें कभी खोऊंगी नहीं। तो प्लीज़ मेरी आज की गलती आपसे कम्युनिकेशन ना करने की वजह से, आपको चीज़ें ना बताने की वजह से, आई एम रियली सॉरी। और आप मुझसे बात नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, पर अपना 100% इस पेपर कंपटीशन में दीजिए। और अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ आई वांट टू हेल्प इट, रियली आई जस्ट वांट टू हेल्प इट। तो रिद्धि कहती है इट्स ओके फाइन एवरीथिंग इट्स ओके, आप कोई इशू नहीं है मुझे, आप करिए, मेरे को जब आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं आपकी ले लूँगी। और इतना सोचिए मत, इंजॉय करिए, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, इंजॉय करो, टेंशन ना लो फ्यूचर का। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे, बट अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं, जैसे ही हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ मैम, आप लोग कंटिन्यू करो, ऐसे बोल के कायरा चली जाती है। थोड़ी देर में ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रिद्धि और जो रश्मि रहती है वो बहुत फोकसली अपने पूरे चीज़ों को फोकसली कर रहे रहते हैं, इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी जिया रहती है वो बहुत अमेजिंग पर्सन रहती है, कूल डूड। वो तानिया से मिलने के लिए मॉल पे जाती है और जैसे वो मॉल पे एंट्रेंस होती है तो वहाँ पर तानिया एकदम लाल गप्पू की तरह, तो वो लाल गुब्बू की तरह बैठी रहती है। और जैसी जिया उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तो काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो वो वहाँ पर ऐसे ही गोल गप्पू की तरह से बैठी रहती है और दिखती रहती है। तो देख के उसे एकदम अजीब सा लगता है तान्या को कि यार मैं यहाँ पे इतनी देर तक बैठी हूँ और ये मस्त हंसते खिलखिलाते एक स्माइल करते हुए आ रही है और इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो तान्या को थोड़ा गुस्सा और ज़्यादा आए जा रहा था। तो जैसे ही जब जिया उसके सामने आकर बोलती है तो जिया कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतना ज़्यादा गोलगप्पू की तरह क्यों बैठी हो।
तो वो बोलती है यार कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक हद होती है। 10 मिनट बोलकर आधा घंटा जो लगाते हैं ना, उन पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है। तो कहती सॉरी ना यार, वो थोड़ा सा इशू हो गया था। और फिर तुम्हें तो पता है ना, मेरी गर्लफ्रेंड भी थोड़ा सा नाटक करती है, टाइम पास कर रही थी। तो कहती हाँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जाकर बैठ जाती, मेरे पास आकर बात करने की क्या ज़रूरत है। तो कहती ओ अरे यार छोड़ना यार प्लीज़, तू तो ऐसे ना कर। वैसे ही एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक इंसान को झेलते झेलते ज़िंदगी मेरी ऐसी बीत गई। अब मैं तुझे भी ऐसे झेलूँ क्या यार। तो कहती है चल छोड़, बात करनी है। तो कहते हैं कि हाँ चलो। फिर ये लोग ऐसे मॉल में जाकर फूड कोर्ट पे बैठते हैं। जहाँ फूड कोर्ट पे बैठते हैं तभी वो बोलती है कि क्या हो गया है तेरा रोहित के साथ। तो कहती है यार कुछ नहीं, रोहित यार होमोफोबिक है, तुझे पहले से पता है ना। तो कहती है यार मुझे नहीं पता था वो होमोफोबिक है। तो कहती है आई मीन मतलब मुझे भी पता नहीं था, जिया कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हरकतों और उनकी चीज़ों से पता चलता था। क्योंकि वो ना हर चीज़ के लिए ना मतलब सोचता था, चीज़ें देखता था, और जब भी नई चीज़ को देखता था, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसको ना नई चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती है, मतलब इसे अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए। जब अपन याद है, अपन जब 10th स्टैंडर्ड में थे, तो अपन जब स्कूल में थे, तो याद है एकदम से एक इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पर टीचर ने हमें एकदम नए फॉर्मूला से बताना स्टार्ट किया था, और टीचर ने पढ़ाई का जो वे ऑफ टीचिंग था वो बहुत अलग तरीके से किया था। मतलब वो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाते थे और थ्योरेटिकल कम पढ़ाते थे। उस समय भी ना सबसे ज़्यादा डाउट करना, या क्लास में कुछ अलग अलग तरीके से कुछ भी चीज़ पूछना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना जो सामने वाले को गुस्सा दिलाए, ये सब तो रोहित करता ही था ना। तो मुझे ना उस टाइम से उस पे थोड़ा सा डाउट था कि इसको नई चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो कॉलेज टाइम पे भी जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी रह चुका है। तो प्रतीक तुझे तो पता ही था। तो कहती हाँ। तो कहती यार जब मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी रह चुका है, तो उसके बारे में भी जब इसे पता चला था ना, इसे बहुत अजीब रिएक्ट किया था कि क्यों बॉयफ्रेंड रखना है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छे खासे दोस्त तो हैं। तो वो जब बॉयफ्रेंड वाली बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, तो मुझे एक बार चीज़ें पता चली। और फिर एक दिन इसकी जब गर्लफ्रेंड बनी, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बहुत बातें करी थी। तो ये मेरी अपनी गर्लफ्रेंड पे भी बहुत गुस्सा करने लगा कि तुम्हें मेरी कज़न से इतनी बात करने की क्या ज़रूरत है, ये वो। तो ये ना बहुत अजीब टाइप का इंसान है। तो मुझे लगता था कि अगर इसको जब मेरे और रश्मि के रिलेशन के बारे में पता चलेगा, तो ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और ये बात मैं गलत नहीं थी, और जिस बात पे मैं गलत नहीं थी और मुझे श्योर तो था कि ये गलत तरीके से रिएक्ट करेगा, पर इसने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे मैंने सोचा था। तो मैं वही बता रही थी। तो तभी तान्या कहती कि हाँ यार, आई मीन मैंने तो कभी उसको इतना ऑब्जर्व किया नहीं है, वो तो तेरी वजह से मेरा दोस्त बना और तेरा भाई है, इस वजह से मैं उससे बात कर लेती थी, पर मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। पर जब कॉलेज के बाद काफ़ी टाइम तक तूने अपनी फील्ड चेंज कर ली थी, और इसे अपनी अलग फील्ड चाहिए थी, मीन्स तो उस समय हमारी काफ़ी ज़्यादा बात होती थी, और हम सेम फील्ड के हैं। तो मुझे ऐसा उसके साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता था। तो मैंने उसको जाना है, तो मेरी बात सुन लेता है आजकल, क्योंकि बहुत टाइम से हमारी बात होती है। तो हाँ, मैंने उसे समझा दिया है, पर मुझे नहीं लगता वो इतना आसानी से समझेगा। तो ये हँसते हुए बोलती है मुझे तो पता है वो नहीं समझेगा, पर कम से कम थोड़े टाइम के लिए बातों को कर दो, क्योंकि मुझे अपनी मॉम से भी इस बारे में बात करनी है। तो कहती है कि हाँ यार, आंटी से बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहती है कि हाँ यार, मैं घर जाऊँगी आज, उनसे जाकर बात करके सब कुछ क्लियर करूँगी कि ये चीज़ें हो गई है। तो तानिया और जो जिया रहते हैं, ये काफ़ी एक दूसरे के साथ घुल मिल के बात करते हैं। दूसरी तरफ 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे तक ये लोग कंटिन्यूस लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। 1 मिनट ऐसा नहीं होता कि ये लोग लाइब्रेरी से उठे होते हैं, कंटिन्यूस कर रहे होते हैं। फिर कॉलेज ख़त्म होने का टाइम हो जाता है, कॉलेज बंद करने का टाइम होता है। जब कॉलेज बंद करने का टाइम आता है, तो वहीं के जो टीचर्स रहते हैं, मतलब जो लाइब्रेरियन रहती हैं, वो आकर बोलती हैं कि
मैम अगर इफ़ यू डोंट माइंड तो हमें बंद करना है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ प्लीज़ बंद करो। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो रश्मि कहती है यार अभी भी बहुत कुछ बचा है और हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, क्या करना है यार यार रिद्धि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम रियली में कैपेबल है कि नहीं यार ये कंपटीशन में बैठने के लिए। मतलब हम दे तो रहे हैं पर क्या सोच कर दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रश्मि मुझे सच्ची में नहीं पता यार, मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ, तेरे सामने हूँ। तेरा कम से कम सिर्फ 1/4 बचा है, मेरा तो पूरा हाफ बचा हुआ है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का टाइम है। कल हमें सुबह 12 बजे तक ये सबमिट करना है और आज ही के दिन जो करना है करना है। तो कहती है यार करना तो ऑफ कोर्स आज ही के दिन है और आज के दिन नहीं अभी ही करना है। मैं क्या सोच रही थी कि चलें क्या? तो कहती कहाँ चले? तो कहती है ऑफ कोर्स तेरे घर जाएंगे वहाँ बैठ के करेंगे, क्योंकि अगर मेरे फ्लैट में जाएंगे तो तुम्हें पता है जिया बहुत डिस्टर्ब करेगी और वो तो काफ़ी अच्छे से फ्लैट में पहुँच भी गई होगी। तो रश्मि कहती है कि जब ये रश्मि ये सारी बात ख़त्म कर देती है तो रिद्धि कहती है कि एक बार उसे कॉल करके पूछ ले कि और उसे इन्फॉर्म करके बता दे कि तू मेरे साथ है। तो कहती है कि हाँ यार मैं एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो वो जैसी कॉल करती है तो जिया बोलती है कि हाँ बेबी बोलो। तो वो बोलती है कि कहाँ हो आप? तो वो कहती है ओ मतलब मुझ पे नज़र रखनी है क्या? ऑल टाइम मुझ पे ऐसे पूछती रहती हूँ कहाँ हूँ क्या हूँ? अरे बेबी कभी तो मुझे आज़ादी दिया करो और आप जाओ ना अपने थीसिस कंप्लीट करो। जिया कहती है। तभी रश्मि कहती है मैं अपने थीसिस ही कंप्लीट करने जा रही हूँ रिद्धि के घर और शायद मैं पूरी नाइट वहीं स्टे करूँगी, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। तो कहती है ओ मतलब मुझे फ्लैट पे अकेले रहना है पूरी नाइट? तो कहती है कि हाँ क्यों डर लगता है क्या भूतों से या कोई भूत आकर आपको खा जाएगा? रश्मि कहती है हंसते हुए। तो जिया कहती ओ मुझे ना अकेले रहना पसंद नहीं है। तो कहती क्यों? ऑल टाइम आपके साथ कोई रहने नहीं वाला, बड़ी हो गई हो। तो कहती यार रश्मि मुझे मुझे डर लगता है। तो कहती है कि क्या डर लगता है बीबी? कभी फ्लैट में अकेले भी तो रहने की कोशिश करो ना, ऑल टाइम है। मैं तो जा रही हूँ और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसे कह के रश्मि फ़ोन कट कर देती है। एक्चुअली रश्मि को पता रहता है कि जिया जो है वो डरती है बचपन से ही। बचपन से ही उसे अकेले रहने से डर लगता है। कहते हैं ना लोगों को सॉलिट्यूड रहने में, अकेले रहने में डर लगता है, क्योंकि उसे ऐसा डर लगता है कि अगर वो अकेले रहेगी तो कोई ना कोई उस पे वहम बोल सकते हैं या कोई ना कोई उसको अटैक कर देगा। ये सारे उसके बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ उसने हॉरर मूवी देखी थी और उस हॉरर मूवी देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो वही डर आज भी जिया के साथ है। तो अकेले रहने में या अकेले रहने में बहुत ज़्यादा वो डरती है। तो वो बोलती है, तभी तान्या पूछती है कि क्या हुआ तुझे? तेरे अभी तक फेस में इतनी हैप्पीनेस थी, अब हवा हो गई। तो कहती है यार मुझे अकेले रहना पड़ेगा। तो कहती दैट्स अ गुड। तुझे पता है जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अपने पूरे घर में अपने मन की मर्जी से करती हूँ, जैसे रहना है ना। मुझे टॉवल में घूमने का बहुत शौक है। मैं जब नहाकर निकलती हूँ तो मुझे टॉवल में पूरे घर में घूमने का इतना शौक है। लेकिन पर पता है मेरी पूरी फैमिली रहती है तो मैं टॉवल में घूम नहीं पाती। पर अगर जब हम अकेले हों तो हम कितने फ्री होते हैं और हमारे पास टॉवल में घूमने का मौका कितने अच्छे से होता है। तो आई विश कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो, तो मुझे तो अकेले रहना काफ़ी पसंद है, तानिया कहती है। तभी जिया उसी तरफ कहती है तो मैं अकेले इसलिए रहूं क्योंकि मैं टॉवल पहन के घूमूं, पर मेरे को पसंद नहीं है टॉवल में घूमना। तो तान्या कहती इडियट, इट्स अ जस्ट एग्जाम्पल कि मुझे अकेले रहने का क्यों पसंद है, क्योंकि मैं अकेले रह के बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। मैंने ये बताया है, ये नहीं बोल रही हूँ कि तू भी टॉवल पहन के और टॉवल में घूम, ठीक है? तो मैंने तो सिर्फ तुझे एग्जाम्पल दिया है कि तू वो चीज़ कर जो तू सबके सामने नहीं कर पाती है, और अकेले बैठ के ये सब करने का जो मज़ा होता है वो एंजॉय करना। तो इतना डर क्यों रही है? तो कहती नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चल कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मॉम के घर चली जाऊँ क्योंकि आज रश्मि नहीं आएगी। तो कहती अरे फट्टू, तू पागल है क्या? मम्मी के घर क्यों जा रही है? आज अगर तेरे को मौका मिल रहा है अकेले रहने का तो एंजॉय करना।
तो कहती मैं अकेले नहीं रहूँगी, अगर तू आ रही है तो फिर आ जा फ्लैट पे। तो कहती यार मैं तो आ जाऊँ फ्लैट पे, पर अगर तेरी गर्लफ्रेंड को पता चला ना कि रात को तू और मैंने स्टे किया है तो बवाल मचा देगी। और रश्मि से तो भगवान बचाए, बचपन में भी 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत नाटक किया था उसने। मैंने तेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी क्या करी थी, उसने मेरी पूरी बैंड बजा दी थी। और वो बहुत लड़ाकू है यार। तो जिया हंसते हुए बोलती नहीं है यार लड़ाकू, वो बहुत स्वीट है यार, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। लड़ाकू बिल्कुल भी नहीं है यार, मेरी गर्लफ्रेंड को लड़ाकू ना बोलो। तो जिया कहती तानिया कहती है ओ अपनी गर्लफ्रेंड के साइड रहने वाली, मुंह बंद करके रह, पता है कितनी अच्छी है, ऑल टाइम लड़ाकू है। रोहित और मेरे पीछे तो ऐसे पड़ी रहती थी कि जैसे कि हमने कुछ कीमती हार चुरा लिया। तो वो कहती है ओए वो मेरे लिए लड़ती थी ना, और मैं तो बहुत कीमती हूँ, तो मेरे लिए लड़ेगी तो चलेगा। तो ये लोग बोल के निकलते, तो फिर तानिया बोलती चल मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, बाद में मिलूंगी। और हाँ मैं रोहित को समझा दूंगी, रोहित के साथ काफ़ी अच्छे से बात करूंगी, वो कोई भी पिक्चर्स वीडियो कुछ भी लीक नहीं करेगा। तो वो कहती है थैंक यू यार। तो यहाँ से जो जिया रहती है वो चली जाती है अपनी मॉम के घर पे। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो भी अपने मॉम के मतलब वो भी अपने घर आती है, और घर आकर अपने डैड के साथ कुछ वक्त बिताती है। आखिर वो अभी रिसेंटली इन दिल्ली से आई थी और उसने अपने डैड के साथ एक बार भी बात नहीं करी थी। तो आज वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करती है। डैड की भी तबीयत पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छी हो चुकी रहती है। और फिर जब वो डैड के साथ बात करती है तो डैड को बताती कि नाना नानी के साथ उसकी कैसे बाउंडिंग हुई, नानी ने उसको क्या बताया, नाना ने उनको क्या बताया, और कैसे हर एक चीज़ हुई। दूसरी तरफ जो अंजना मम्मी रहती हैं, जो अब उसकी एक्चुअल में मदर है, मतलब शी इज़ अ स्टेप मॉम, बट स्टिल वो उसकी अब रियल मॉम है, क्योंकि जब उसके मॉम के मरने के बाद किसी ने उसे प्यार की मतलब पूरे तरीके से प्योरली लव दिया है, तो वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंजना मम्मी थी। तो अंजना मम्मी फर्स्ट टाइम बात करके बैठ के उसके साथ काफ़ी मस्ती मजाक में बातें कर रहे रहते हैं, और ये लोग बहुत काफ़ी कूल तरीके से एक दूसरे के साथ बातें करके शेयर कर रहे रहते हैं। हाँ, और एक दूसरे के साथ काफ़ी डीपली टॉक्स हो रही रहती है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। आज पहली बार कायरा की फैमिली फैमिली लग रही थी। हमेशा से उसे अपनी फैमिली ना मिसिंग लगती थी, कि जैसे उसकी मॉम का बिहेवियर रहता था उसके लिए उस वजह से बात नहीं होती थी, या खुद कायरा भी अपना 100% देना नहीं चाहती थी, खुद कायरा अपनी मॉम से घुल मिलती नहीं थी। लेकिन अब जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका था, क्लियर हो चुकी थी, तब वो अपने मॉम एंड डैड के साथ काफ़ी अच्छे से बात करती। तभी कायरा कहती कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय आपको बहुत मम्मी के साथ बिताना चाहिए। आई नो आपके लिए बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने अपनी मेहनत से इस्टेब्लिश किया है बिज़नेस, और इस बिज़नेस में आपने बहुत कुछ टाइम दिया है, लेकिन इस टाइम के साथ आप फैमिली को मिस कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि पापा वक्त चाहे वक्त जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे आप कितने भी अमीर इंसान हो जाओ, लेकिन फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जब बुरे वक्त पे कोई साथ दे या ना दे, फैमिली ज़्यादा देती है। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन फैमिली हमेशा से है। और आपको फैमिली के को ध्यान में रखते हुए हमें समय देना चाहिए, और ख़ासकर मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने अपनी पूरी लाइफ आपके लिए दे दी है, मेरे लिए दे दी है, खुद के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। एंड मम्मी पापा अगर आप कोई बुरा ना मानो तो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें प्लान करी है। तो एकदम से अंजना मम्मी कहती है कि क्या प्लान किया है आपने। तो वो कहती है कि वो मैंने ना आपके लिए एक ही चीज़ प्लान करी है, और वो ये है कि मॉम डैड 3 दिन के लिए आपको मैं घुमाने के लिए भेज रही हूँ, और आप 3 दिन के लिए गोवा जा रहे हो, जहाँ पर आप जाओ, मस्ती करो, मजाक करो, और इन्जॉय करो। तब उसके पापा बोलते बेटा पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊँ, कैसे मस्ती मजाक करूँ, क्या करूँ, मेरे पास टाइम होगा तो मैं पक्का जाऊँगा ना। तभी वो हंसते हुए कहती है कि अरे पापा
मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने अगर कुछ प्लानिंग करी है तो कुछ सोच समझ के ही की होगी। तो पापा, ये 3 दिन के लिए इसलिए बोला है क्योंकि इस 3 डेज़ में पूरा का पूरा छुट्टी है। 3 डेज़ पूरी छुट्टी है और आप फ्लाइट से जाओगे तो आप एक ही दिन में पहुँच जाओगे। तो पापा, आप एडजस्ट कर सकते हो, क्यों नहीं आप मॉम को घुमाने ले जाते हो? थोड़ा वक़्त बीतेगा, उनको अच्छा लगेगा। तो मॉम, आप फाइनली रेडी हो जाओ, आप घूमने जाओगी। दूसरी तरफ जो हमारी रिमझे सॉरी रश्मि जो रहती है, रश्मि और रिद्धि, ये लोग घर पहुंच चुके रहते हैं और ये लोग डायरेक्ट जाते हैं बेडरूम पे और अपनी थीसिस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। थीसिस लिख रहे रहते हैं बहुत टाइम तक। तो ऐसा होता है कि इनका दिमाग ही नहीं चलता, क्योंकि एक ही चीज़ पे आप कंटिन्यूस कर रहे हो और अगर आपका माइंड फ्रेश ना हो तो आप वो चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो थोड़ी देर के लिए एकदम लाइट म्यूज़िक जो होती है, एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक जो हम सुनना प्रिफ़र करते हैं, उसे रिद्धि लगा देती है। और पहले तो ये लोग सॉन्ग सुनते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स्ड होते हैं, अपनी आंखें बंद करके बेड के ऊपर दोनों लेटे हुए रहते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए आप ये कह सकते हो कि वो अपने अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे रहते हैं और वो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स कर लेते हैं। रिलैक्स करने के बाद वो दोनों उठते हैं और फिर अपने कंटिन्यूस काम में लग जाते हैं। इस बार वो बहुत ज़्यादा फोकसली काम कर रहे रहते हैं और चीज़ें जो उनके लिए मतलब एक टाइम था जहाँ स्टक हो गए थे और दिमाग नहीं चल रहा था, वो भी अब धीरे धीरे उनके क्लूज़ क्लियर हो रहे रहते हैं। रश्मि भी बहुत फास्टली कर रही रहती है, लेकिन रश्मि का करीब 2 या 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है और वो बोलती है कि अब क्या करना है। तभी जो रिद्धि रहती है वो बहुत इंटेलिजेंट रहती है और वो चाहे दोस्त हो या कुछ हो, वो अपने दोस्तों की भी हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। तभी वो कहती है कि रश्मि, तेरे थीसिस हो तो गए हैं पर इसको अपलोड मत करना। तो वो कहती है कि क्यों यार, यार बड़ी मुश्किल से तो बना है, अपलोड तो करने दे। तो कहती है कि हाँ, सुन तो मेरी बात, जल्दबाजी मत कर अपलोड करने की, अपलोड करने का हमारे पास बहुत टाइम है। तो तू पढ़ लेना एक बार, तू अच्छे से पढ़ और अच्छे से चीज़ें समझ। अगर इस बार पढ़ के समझने के बाद अगर उसमें कुछ करेक्शन हो सकता है तो कर लेना। देख, तेरा काम जल्दी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक होता है कि हमें ये चेक करना है कि सामने वाला का हो और ये जो डुप्लीकेट का जो है वो भी पता चले, जिसे हम पैरालाइज समथिंग कुछ ऐसे कहा जाता है, जिसमें पता चल जाता है कि डुप्लीकेट ना हो या कुछ चीज़ें ना हो, तो वो चीज़ें फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो आराम से देखते हैं और चीज़ें फाइंड आउट करती है। उसमें उसे पता चलता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करेक्शन करने की ज़रूरत है, या उसे ये चीज़ है कि यार ये चीज़ यहाँ गलत हो सकती है या यहाँ सही हो सकती है। तो वो अब बहुत प्रॉपरली स्टडी कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि है वो तो अभी लिखती ही है थीसिस, कंप्लीट तो बहुत दूर की बात। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने थीसिस लिखने में ही बिज़ी रहती है। वो बहुत देर तक अपने थीसिस लिख ही रही रहती है। उसका तो 50% हुआ रहता है, 50% बचा रहता है, तो वो उसी में लगी हुई रहती है। लेकिन रिद्धि की एक स्पेशलिटी थी, अगर वो टाइम कंज़्यूम करती है तो वो एक बार में ही काफ़ी अच्छे से और डिटेल में लिखती है कि आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जो रश्मि रहती है, वो ये सब चेक नहीं करती है। वो अपने काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में वो ये भूल जाती है कि तो फिर जो रिद्धि रहती है वो अपने थीसिस कंप्लीट कर रही रहती है और यहाँ पर जो रश्मि रहती है वो अपने जो थीसिस किए रहते हैं उसे प्रॉपरली चेक करती है, डुप्लीकेशन ना हो, और पैरालाइजेशन मीटर्स भी चेक करती है कि जो लाइन है वो A to Z वैसे के वैसे कॉपी की है कि नहीं। तो वो सब यही काम करने में बिजी रहते हैं। थोड़ी देर बाद जो जिया रहती है वो अपनी जब मॉम के घर पहुंचती है तो वो मॉम से बोलती है कि मॉम, मैं आज यहीं स्टे करने वाली हूँ। जिया की मॉम को थोड़ा सा अजीब लगता है, वो अपनी बेटी की तरफ देख के बोलते हैं कि क्यों, तुम्हारे घर में लड़ाई हो गई है क्या, जो अपना ससुराल छोड़ के मायके आ गई हो? तो कहती, मॉम चिल यार, आप भी एकदम टिपिकल मॉम की तरह ऐसे बात मत करो, जिया कहती है।
तभी वो कहती है अच्छा मैं ऐसे मॉम की तरह बात कर रही हूँ और आप जो कर रहे हो। तो कहते मैंने क्या किया? तो कहती आज यहाँ स्टे क्यों करना है? तो कहती मॉम अरे जो मेरी वाइफ़ी है ना, वो खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाकर बैठी है और वो वहाँ पर बैठ के ना पूरे थीसिस कंप्लीट कर रही है। तो वो आज रात तो आने वाली नहीं है और आएगी भी तो वो थोड़ा 2 या 3 बजे आएगी और जिस वजह से जो रिद्धि है वो भेजेगी नहीं, तो एट द मॉर्निंग वो आएगी। तो मॉम मुझे प्लीज़ रात को यहाँ स्टे करने दो ना, मुझे यहाँ स्टे करना है, अच्छे से रहना है और सोने दो काफ़ी अच्छे से। वैसे भी अपने माँ के घर पे जाकर कोई खुश क्यों ना रहता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली मुझे रिकॉर्ड करना था पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं कंटिन्यू करना चाहती थी पर मैं नहीं कर सकती। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।